दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर मैकिंग में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी भाषा का दूसरा लेक्चर जो कि वर्णमाला से है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले लेक्चर में हमने हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दी है, हिंदी भाषा से रिलेटेड सारी चीज़ें की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, और हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर ली। अपने दूसरे लेक्चर की तरफ जो है हमारा वर्णमाला, आराम से समझेंगे दोस्तों। कोई ऐसा इतना टफ चैप्टर नहीं है, अच्छा चैप्टर है, लेकिन हिंदी कहते हैं लोग बहुत इजी है। एक्चुअली में हिंदी इजी नहीं है, हिंदी को समझने के लिए बहुत ही डीप में जाना पड़ता है। आपको यहाँ पे हम कुछ नई चीज़ें को भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हमारी वर्णमाला से, उससे ऊपर का हिंदी भाषा से हमने आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा दी है। अब हिंदी भाषा का हमारा पहला टॉपिक जो आया है वो है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला की जो डेफिनेशन है वो है हमारी, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को, ये इंपॉर्टेंट हमारा क्रमबद्ध मतलब व्यवस्थित होना चाहिए, उसके साथ एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जो क्रम है वर्णमाला का उसके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग हमारा है क्या है, स्वर, और दूसरा भाग क्या है हमारा, व्यंजन। तो हम दोस्तों एक एक करके पहले स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद फिर हम व्यंजन की तरफ चलेंगे। दोस्तों देखते हैं स्वर क्या है। अब हम बात करते हैं स्वर। दोस्तों स्वर जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्वर जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्व और रा। स्वर की डेफिनेशन क्या हुई हमारी, स्वर की परिभाषा है, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिसकी अपनी ध्वनि होती है। मतलब स्वर वो ध्वनियां हैं जिसकी अपनी स्वयं की ध्वनि होती है, इसे किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सारी की सारी ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो सारी ध्वनियां जिसे सिर्फ अपनी ध्वनि की आवश्यकता होती है और किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनको व्यवहार में लाने के लिए हमें स्वर ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि व्यंजन को अगर हम कहें का, तो का के साथ हमारा आ निकल रहा है, का आ निकल रहा है। तो अगर हम कहें खा, खा के साथ क्या निकल रहा है, इसके साथ भी आ निकल रहा है। एक तो का है हमारा भाई, एक तो का है और इसके साथ आ भी निकल रहा है। मतलब एक ध्वनि जो है उसको साथ स्वर ध्वनि की भी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इन ध्वनियों को हम कहते हैं व्यंजन ध्वनि। का खानी कोई सा भी व्यंजन ले ले, अगर हम कहें ता के साथ हमारा आ भी निकल रहा है, ता हलंत आ, फिर बनता है हमारा क्या, ता। तो ता के साथ आ निकल रहा है, हमें ता के साथ एक और ध्वनि यानी कि एक और स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको हम कहते हैं व्यंजन ध्वनि। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट लेके। पहले हम बात करते हैं स्वर ध्वनि। स्वर क्या है, मतलब स्वर कौन से हैं। स्वर, बात की जाए स्वर, भाई स्वर मूल रूप से कहा जाए, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर हमारे 11 हैं। मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर कितने हैं, 13 हैं, लेकिन हमें क्या मान के चलना है, 11 मोस्ट 11 ही स्वर हैं और कुल स्वरों की संख्या जो है 13 है। आखिर ऐसा क्यों है, वो आपको अभी हम प्रूफ करके बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि मूल स्वर 11 हैं और कुल स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है, इतना, जैसे मूल स्वर 11 रहेंगे और कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो उस समय हम 13 करते हैं। जैसे कि स्वर कौन कौन से हैं, आ ई उ रे ए ओ औ, इतने हमारे स्वर हैं। अब इसी में हम आपको स्वरों में स्वर वर्ण के भेद, जो स्वर जो वर्ण है हमारे, इनके भेद, इन्हीं 11 को हम
कितने भागों में डिवाइड किया मैंने? 4 भागों में। 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है और कौन सा स्वर प्लुत स्वर है, ये कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बता दें, ह्रस्व स्वर को ही हम क्या एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम आपको स्वर को एक्सप्लेन करेंगे सारे। अब पहले हेडिंग हमारी है स्वर वर्ण के भेद, जिसको पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, इसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर के भी नाम से भी जानते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर और चौथा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, बहुत छोटा। इसके बाद दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर का मतलब उससे बड़ा, मतलब बड़ा। संयुक्त का मतलब कोई दो स्वर आपस में जुड़ के किसी तीसरे स्वर का निर्माण करें, उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और प्लुत स्वर का क्या होता है? इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, या हम बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। और संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो किन्हीं 2 स्वरों के मेल से एक तीसरा स्वर बनता है। ये हमारी 4, कहीं कुछ विद्वानों ने क्या किया गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर मिलके एक ही स्वर बना दिया गया, मतलब दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक साथ एकत्रित कर दिया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे कितना पढ़ना है? मुझे 4 ही प्रकार के पढ़ने हैं। पहला फिर समझेंगे, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा बिल्कुल छोटी सी है, ऐसे स्वर जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, बिल्कुल छोटी सी। ऐसे स्वर जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व के बाद दीर्घ आता है, फिर दीर्घ की परिभाषा क्या होगी? ऐसे स्वर जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। फिर हमारा आता है तीसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की परिभाषा हो गई कि 2 भिन्न भिन्न स्वरों को आपस में जोड़कर तीसरे स्वर का जो हम निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। और चौथा जो हमारा है प्लुत स्वर, इसको हम इसमें ऐसे स्वर जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब इसको हम एक एक करके डिफाइन करके आपको अलग पढ़ा है। पहला क्या मैंने डेफिनेशन बताई थी, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दोनों एक ही बात होती है, या तो ह्रस्व स्वर हो या मूल स्वर। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी डेफिनेशन भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। वाकई में डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है डेफिनेशन, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। जिनको मैंने बताया ह्रस्व का मतलब क्या होता है, ह्रस्व का मतलब होता है बहुत कम या बहुत ही छोटा, बहुत ही कम या बहुत छोटा कह सकते हैं। दीर्घ का मतलब जानते हैं बड़ा, ठीक। संयुक्त का मतलब जानते हैं किन्हीं 2 चीज़ों को, जब 2 चीज़ों को जोड़ देते हैं तो एक तीसरी चीज निर्माण होती है, जिसे संयुक्त कहते हैं। और प्लुत स्वर को इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अब देखिए परिभाषा क्या है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर ऐसे स्वर, या कह सकते हैं ऐसे स्वर जिनको बोलने में केवल 1 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। परिभाषा खत्म। कुछ नहीं, परिभाषा आपको पूछी भी नहीं जाएगी, केवल ये पूछा जाएगा आपको कि ह्रस्व निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, या निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्रस्व स्वर की बात कर रहा है तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है? जिनको बोलने में केवल 1 मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ इ उ रे, बस ये 1 मात्रा का बहुत ही मामूली समय लगता है, तुच्छ समय लगता है, जिसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, इनको बोलने के लिए हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, या थोड़ा ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे आ ई उ, ठीक। अब देखिए ह्रस्व स्वर कितने हो गए हमारे? ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, ठीक। दीर्घ स्वर कितने हैं हमारे? 3, ठीक। 4 और 3 7। और स्वर मैंने मूल कितने बताए हैं? 11। 7 हो गए, 4 कहाँ है? देखिए 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलकर संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं।
मतलब दो भिन्न भिन्न स्वर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक तीसरे नए स्वर का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। देखिएगा कैसे, जैसे कि ए ओ औ। कैसे ए कैसे बनता है? छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई जब भी मिलेंगे तो हमारा ए बनेगा। या छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए जब भी इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब छोटा आ या आ बड़ा आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। इसमें हम एक चीज निश्चित तौर पे देखेंगे कि चारों में क्या ये इक्वल है, ये चीजें समान ही हैं, सब में इस चीज का प्रयोग हो रहा है। कुछ नहीं, दिमाग में कॉन्सेंट्रेट कर लेना कि ये चीजें जब भी हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो आ और आ दोनों आ तो होंगे ही। छोटी ई बड़ी ई आ रही है तो ए बन जाएगी, और ए को ही आ के साथ में ले लेंगे तो ए बन जाएगी। ठीक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ बन जाएगा। छोटा ई छोटी ई बड़ी ई तो ए बन गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये बन गया। अब ये दोनों रह गए, ये आपको याद हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक, तो क्या बताया मैंने? दो भिन्न भिन्न स्वर मिलकर संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग स्वर मिले हैं सभी में, जिससे हमें तीसरे स्वर का एक अलग स्वर का निर्माण हुआ है। वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। कितने हैं ये हमारे? 4 हो गए। ठीक, 4 ये 4 3 7 और 7 4 11 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अंग और आहा क्या है, इसके बारे में भी देखते हैं कि इन्हें स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है भाई? ये हो गया। अब मेरे बात आती प्लस स्वर। प्लस स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम कहीं पे भी पढ़ते हैं ओम ओम ओम, तो कभी भी हम इन शब्दों को एकदम से ओम नहीं कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ओम। थोड़ा लंबा उच्चारण निकालेंगे हम, ओम। 3 मात्राओं का समय लगता है। और भाई 1 मात्रा का समय आ, 2 मात्रा का समय आ, और 3 मात्रा के समय के लिए ओम। थोड़ा लंबा उच्चारण करते हैं, और इनको हम कहीं पे भी स्वर में स्थान नहीं देते हैं। इनको स्वर में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन तब भी इन्हें प्लुत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ओम हो गया, या कभी कभी पढ़ते हैं हे राम करके भी पढ़ते हैं। जब राम दूर से हे राम, दूर से किसी को बुलाते हैं, इस टाइप के जब भी होता है लंबा स्वर की बात करते हैं तो उनका प्लस स्वर कहते हैं। अब आता है अंग और आहा। भाई अंग और आहा रह गए हैं। अंग को कहते हैं हम क्या? अनुस्वार। अंग को कहते हैं अनुस्वार, और विसर्ग को कहते हैं, अंग और आहा को कहते हैं विसर्ग। इन दोनों चीजों को याद रखना है। अंग और आहा को अनुस्वार अंग को, और आहा को कहते हैं विसर्ग। ये दोनों जो हैं मिलके क्या बनाते हैं? ये हमारे अयोगवाह शब्द हैं। इनको हम स्वरों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन जब कहा जाए कुल स्वरों की संख्या, उस समय हम इनको कुल में तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन मूल स्वरों में हम इनको काउंट नहीं करते हैं। इसलिए मूल स्वर कितने होते हैं हमारे? मूल स्वर हमारे होते हैं 11, और कुल स्वर की बात की जाए तो कुल स्वर कितने होते हैं? 13 हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हमने आपको क्लियर कर। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान मतलब कौन सा स्वर कहाँ से इनका उच्चारण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, इसके बाद लेखपाल का भी हो, किसी का भी एग्जाम हो, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं अभी तक। देखिएगा स्वरों के उच्चारण स्थान, जो स्वर हैं हमारे, उनका उच्चारण कहाँ से होता है। पहला हमारा है आ, मतलब आ कहाँ से आवाज आती है हमारी? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान क्या है? आ। छोटा आ और बड़ा आ का आ। उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ। इनका उच्चारण स्थान हमारा है कंठ। ई इनका उच्चारण स्थान है तालु।
मतलब तालु क्या है, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा हो, ये हमारा देखते हैं जीभ का ऊपर वाला हिस्सा। ऐसे ई ई ई ई ई, तो तालु शब्द है ये। फिर हमारा है उ ऊ, हम ओष्ठ व्यंजन इनको कहते हैं, उ ऊ। क्यों ओष्ठ कहते हैं? कि बगैर ओठ के बिना हम इन शब्दों को बोल नहीं सकते हैं। उ ऊ, ओष्ठ व्यंजन। री, री क्या? मूर्धा शब्द है। मूर्धा शब्द क्या होती है? जब जीभ हमारी टेढ़ी घूम जाए, री री री, जब जीभ हमारी टेढ़ी घूम के और ऊपर वाले तालु को स्पर्श करे, उसको कहते हैं हम मूर्धा शब्द। जब जीभ हमारी घूम के ऊपर वाले तालु को स्पर्श करे तो उसको कहते हैं हम मूर्धा शब्द। अब देखिए ए आए, इसका क्या उच्चारण स्थान है? कंठ तालु। कंठ तालु क्यों है, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। देखिए ए और ऐ किससे बनता है? आ से, या छोटी से या बड़ी से। तो आ उच्चारण स्थान कंठ है भाई, आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो जब ये जो शब्द है इन शब्दों से, इन दोनों शब्दों से, इन दोनों वर्डों से, सॉरी शब्दों का प्रयोग करें, इन दोनों वर्डों से मिलकर बना है, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो हमारा कंठ और तालु होगा। कंठ और तालु होगा, क्योंकि ए और ऐ दोनों कहाँ से बने हैं? दो अलग अलग स्वरों से बने हैं, आ से और ई से। तो कंठ और तालु ए के उच्चारण स्थान हैं। इसके बाद ओ का उच्चारण स्थान क्या? औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ। तो कंठ से आ गया। अब ये क्या? ऊ और ऊ ओष्ठ से है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से है, तो औ और औ का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? कंठ होगा। यहाँ तक क्लियर है? कंठ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो अंग और आह है, इनको थोड़ा समझिए। अंग जो है वो अनुनासिक शब्द, अनुनासिक वर्ड है। अनुनासिक कौन से वर्ड होते हैं? अनुनासिक वर्ड वो वर्ड होते हैं जो नाक और मुख से बोले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अनुनासिक शब्द। और अंग का हो गया अनुनासिक, और आहा का यानी विसर्ग का जो आहा है, इसको हम क्या? आहा। आ और हा दोनों कहाँ से निकल रहे हैं? अंग आहा। कंठ से बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकली पता चलेगा। आहा दोनों कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे कंठ से निकल रहे हैं, इसलिए हमारा जी क्या है? कंठ से है। एक चीज समझिएगा, एक चीज आपको फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। और अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक का तात्पर्य क्या होता है? वे शब्द वे वर्ड जिनको बोलने के लिए नाक और मुंह की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। और अंगहा मतलब अंगा को क्या कहते हैं? आहा। अंगा, अंगा, आ और हा निकल रहा है, तो दोनों कहाँ से निकल रहे हैं? आहा, कंठ से निकल रहे हैं हमारे। तो दोनों ये हो गया अनुनासिक, और ये क्या हो जाएगा हमारा? कंठ से। एक अच्छा पॉइंट जो है वो देखिए, शहीद वर्ड कभी भी नहीं सुना होगा। शहीद वर्ड क्या होता है? शहीद वर्ड क्या होता है? वो हमारा आ होता है। आखिर क्यों होता है ये शहीद वर्ड आ? क्योंकि बहुत कम जानकारी मिली है, इस मतलब बहुत लोगों के पास जानकारी कम होगी। शहीद वर्ड क्यों होता है आ एक ऐसा शब्द है जो हर शब्द के साथ आपको मिलेगा, इसलिए इस शब्द को कहा गया है शहीद शब्द। कैसे? अगर आप का करते हो तो का के साथ हमारा आ रहा है। अगर आप माँ कहते हो, माँ के साथ हमारा माँ आ निकल रहा है। अगर आप ला कहते हो, ला के साथ हमारा आ रहा है। कुछ भी वर्ड अगर खा कह रहे हो तो खा के साथ हमारा आ रहा है, इसलिए जो आ जो है छोटा आ, ये हमारा क्या हो जाएगा? शहीद वर्ड हो जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं हम आपको व्यंजन के बारे में आगे देखते हैं। अब हमारा जो स्वर जो टॉपिक था, स्वर शब्द नहीं मतलब सॉरी शब्द याद आ जाते हैं, वर्ड, स्वर जो वर्ड हैं वो सारे फिनिश होने के बाद हम बात करते हैं आज हम व्यंजन वर्डों की। पहला हमारा है व्यंजन के भेद। व्यंजन क्या क्या हैं? इसमें पहली हेडिंग है स्पर्शी या उदित व्यंजन। ध्यान रखना, व्यंजन में जो है वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ये इसको हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। ये जो शब्द है, नया शब्द है उदित, स्पर्शी को ही हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। देखिएगा, स्पर्शी व्यंजन जो है वो जैसे का, खा, गा, घा, डा, इसका प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर कह सकते मुख्य होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर जो है वो क्या है? उसका हेड है, हेड कह सकते हैं, उसका हेड है। जैसे कि का, खा, गा, घा, डा में का वर्ग, उसी का वर्ग का नाम दे दिया गया, जो हेड है वही मुखिया बना दिया गया है। का वर्ग, चा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। देखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? स्पर्शी व्यंजन ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे? देखिएगा, पहला है हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 शब्द, 5-5 वर्ड होते हैं, इसलिए ये पूरे हो जाते हैं 25। कैसे? देखिए, का वर्ग में का, खा, गा, घा, डा, चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, वा, टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, अणा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग में पा, फा, वा, वा, मा। ये सब क्या हैं? ये स्पर्शी व्यंजन हैं। और देखिएगा, इसमें क्या है? का वर्ग जो है वो कंठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्यों? का, खा, गा, घा, कहाँ से? कंठ से आवाज आ रही है, हमारे यहाँ से आवाज आ रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। कैसे? चा, चा, छा, जा, झा। जीभ जो है तालु को स्पर्श कर रही है, यानी जीभ जो है हमारी वो ऊपर के भाग, मुंह के ऊपर के भाग को स्पर्श कर रही है, इसलिए ये जो वर्ग हैं, इस वर्ग के सभी अक्षर क्या होते हैं? तालु होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। फिर हमारा है टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, अणा। टा वर्ग जो है इसे मूर्धा कहते हैं। मूर्धा का अर्थ क्या होता है? मूर्धा का अर्थ होता है जो जीभ हमारी घूम जाए और घूमने के बाद तालु को स्पर्श करे, वो शब्द हमारे मूर्धा शब्द होते हैं। जीभ हमारी घूम जाए और तालु को स्पर्श करे, वो शब्द हमारे मूर्धा शब्द होते हैं। जैसे क्या? टा, ठा, डा, डा, अड़ा। जब भी इन शब्दों को हम बोलेंगे, आप भी बोलने का प्रयास करोगे तो आपको इस चीज़ का महसूस होगा खुद। इसको हम मूर्धा शब्द कहते हैं। टा, ठा, तो जीभ हमारी एक तो मुड़ रही है, मुड़ने के उपरांत ये तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए ये शब्द जो होते हैं टा वर्ग के सारे मूर्धा शब्द हैं। इसके बाद आता है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग क्या होता है? ये हमारे दंत होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है? दांतों के ही स्पर्श से दांत आपस में मिलते हैं, इसलिए बगैर दांत मिले इन शब्दों को हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। किसका? ता वर्ग के। ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद आता है पा वर्ग। पा वर्ग के जो भी हमारे 5 अक्षर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ व्यंजन कहते हैं इन्हें, क्योंकि हम इन्हें बगैर ओठों की सहायता से नहीं बोल पाए। मतलब आपके ओंठ भी ना हिलें और इन शब्दों को बोलो
तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा सभी में ओठों का प्रयोग हो रहा है। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, हाँ ये पा वर्ग के हैं। ठीक, इसके बाद देखिए तो देखिएगा प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। तो और वर्ग कितने हैं हमारे? 5 ही हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन? कितने हो गए स्पर्शी व्यंजन? 25 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 स्पर्शी व्यंजन हमारे 25 हो गए। ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजक जो भी हैं, स्पर्शी व्यंजन जो भी हैं, इनके अंतिम वाला शब्द जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वाला शब्द क्या होता है? अनुनासिक शब्द होता है। अनुनासिक वर्ड होता है। अनुनासिक वर्ड होता है। अनुनासिक को हम नासिक वर्ड भी बोल देते हैं। अनुनासिक वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं उनको अनुनासिक वर्ड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक वर्ड होता है, चाहे वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का लास्ट वाला अक्षर हमारा क्या होता है? अनुनासिक वर्ड होता है। तो स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 25। और कभी कभी पूछता है स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या। स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? वो होती है 16। स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या 16 को मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं? कि एक तो इसमें जो मूल स्पर्शी व्यंजन का जो मूल स्वर है, मूल संख्या जो है, मूल संख्या है, इसमें अनुनासिक शब्द जो हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं और इसी के साथ पा वर्ग के चारों अक्षर भी हट जाते हैं। ये जो हमारा ओष्ठ वाले शब्द हैं पा वर्ग, इनको भी हटा दिए जाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या जो होती है 16 हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में एक वर्ग में 4 अक्षर हैं और हैं कितने वर्ग? 4 ही वर्ग हैं। इसलिए ये हमारे मूल स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या हमारी 16 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं टोटल कितने हैं हमारे? 25 स्पर्शी व्यंजन है। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा। ये जो व्यंजन है ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। क्योंकि जो हमारी अंतस्थ ही नाम क्यों दिया गया है इनको? क्योंकि जो हमारी वायु है अंदर जाने के बाद बाहर की ओर निकलती है। अंतस्थ मतलब जो वायु है अंतस्थ अंदर की तरफ जाती है, फिर इसी के साथ शब्दों के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि या, रा, ला, बा, बाहर, पहले वायु अंदर जाएगी, इसके बाद वायु बाहर आएगी, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर हमारा दिया गया है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, 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 हा, शा, शा, सा, हा, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है हमारा गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब भी हम देखते हैं कि शा, अब हाथ लगा के अगर हम शा कहें या शा कहें तो यहाँ से हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। इस कारणवश इन व्यंजकों को हम ऊष्म व्यंजक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है। इसके बाद 2 व्यंजन और हैं, डा और डा। ये 2 व्यंजन जो हैं इनको हम वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं।
क्योंकि इनके जो गुण हैं वो डा और ढा से मिलते हैं, इसलिए हम इनको द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं और इनको तुर्की वर्ण भी कहा जाता है। इन दो वर्णों को तुर्की वर्ण भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अर्ध स्वर या और बा को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। किसे? या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन सीधी सी बात है, किन्हीं दो व्यंजकों को मिलके एक तीसरा व्यंजक का निर्माण हो जाए, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छह छित्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा। ठीक है, छह छित्री से क्या? का, हलंत प्लस सा। छह छित्री से कौन कौन से शब्द बनते हैं? का, हलंत लगा के प्लस सा, इससे छह छित्री। त्रा से क्या बनेगा? ता, हलंत और रा। और ज्ञा से क्या बनेगा? जा, हलंत, वा। और श्रा से क्या बनेगा? सा और हलंत के साथ रा। ये हमारे हो गए व्यंजनों के भेद। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन हैं कितने। हमने बताया मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और कुल व्यंजन कितने हैं? 39 हैं। मूल व्यंजन कितने? 33। तो देखिए, एक तो जो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन है, ये हमारे मूल व्यंजन है, कितने हैं? 25 हैं। स्पर्शी व्यंजन तो सभी वही हैं, 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? ये भी हमारे 4 हो गए। कितने हो गए भाई? 25, 4 29, 29 और 4 33। तो मूल व्यंजन की संख्या हमारी कितनी हो गई? 33 हो गई। अब कुल व्यंजन की बात करें, कुल व्यंजन कितने हैं हमारे? 39। वो कैसे हैं? 25 तो हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक, और 4 हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन भी हो गए। तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 37। और 2 जो व्यंजन है ये कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन हैं। तो 37 में जब 2 और ऐड करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 39। इस प्रकार से हमारा जो व्यंजन वाला जो टॉपिक है, इसको फिनिश हो गया है। यहाँ पे किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बता सकता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है, मतलब आगे जो है वो है घोष या सघोष। ये चीज़ें क्या होती हैं? पहले हम बात करते हैं किसके आधार पर वितरित किए जाते हैं? तारत्व के आधार पर शब्दों को विभाजित करते हैं। तारत्व क्या होता है? तारत्व का ही अर्थ होता है हमारा कंपन। तारत्व का मतलब क्या होता है? हमारा कंपन। ठीक है, तारत्व के आधार पर जो हमारे वर्ड हैं ये 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ये घोष या सघोष और अघोष के आधार पर। घोष और सघोष एक ही बात है, कहीं घोष लिखा मिलेगा तो कहीं आपको सघोष और अघोष। तो घोष की डेफिनेशन क्या है या सघोष की डेफिनेशन क्या है? वो है जिन वर्गों को बोलते समय हमारी स्वतंत्रिकाएं झंकरित हो जाएं और उन्हीं को घोष या सघोष कहते हैं। मतलब जिन शब्दों को हम बोलते हैं तो हमारी स्वतंत्रिकाएं, मतलब जो अंदर से जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो क्या हो जाएं? झंकरित हो जाएं, कंपन करने लगें, तो वो शब्द क्या होंगे हमारे? वो वर्ड क्या होंगे हमारे? सारे के सारे घोष या सघोष होंगे। इसके बाद क्या दिया गया है? अघोष। अघोष की डेफिनेशन क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय हमारी आवाज झंकरित ना हो, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी आवाज झंकरित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम दोनों घोष और अघोष को एक फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा शब्द घोष है और कौन सा शब्द अघोष। इस फॉर्मूले के बेस पे आप प्रत्येक शब्द को तुरंत बता सकते हैं कि ये हमारा घोष है और ये हमारा अघोष है। देखिएगा, हमने लिखा घोष बटे अघोष, नीचे लिखा मैं नंबर 1 2, नीचे लिखे 1 2, ऊपर 3 4 5 प्लस स्वर, जितने भी स्वर है स्वर,
प्लस अंतस्थ जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो प्लस हा, और नीचे क्या है शा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। देखिए जैसे कि हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा का, खा, गा, घा और डा, ठीक, का, खा, डा, तीसरा चौथा पांचवा। फिर इसके बाद स्वर हैं, सभी स्वर कोमा लगा के आ से लेके वहां तक सब, प्लस अंतस्थ यारा, ला, वा, ये सारे के सारे आ जाएंगे और प्लस हा आ जाएगा। मतलब क्या करना है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर नीचे रहेगा जो हमेशा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो शब्द वर्ड होगा वो घोष होगा, और उसके साथ जितने भी स्वर हैं वो सब लिख देंगे, वो सारे के सारे घोष होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यारा लाबा भी क्या होता है, घोष होता है। और इसी के साथ एक अपवाद कह सकते हैं हा को हम घोष की श्रेणी में रखते हैं, जबकि अघोष की श्रेणी में शा आता है। इस फॉर्मूले के आधार पर आप घोष और अघोष को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। दिया गया है घोष या सघोष या अघोष। घोष सघोष एक ही बात होती है, इसके अलावा अघोष जो हमने आपको समझा दिया है, इसी के साथ आता है हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। वायु संवेग के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। इसको भी एक है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। एक है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, जिसमें पहली हेडिंग हम बताते हैं आपको अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं हम आपको। अल्प प्राण क्या है, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से हवा, समझिएगा, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से हवा अल्प मात्रा में अर्थात बहुत कम मात्रा में निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर समझिएगा, इसकी डेफिनेशन बहुत ही नॉर्मल है। जिस प्रकार से इसका नाम है अल्प प्राण, उसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन भी है, कुछ नहीं करना है। जिन वर्णों को बोलते समय, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय हमारे या आपके मुख से जो हवा अल्प मात्रा में निकले, अल्प का मतलब ही होता है कम, अल्प मात्रा में निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरी जो डेफिनेशन है महाप्राण। महाप्राण क्या होती है, महा का मतलब होता है बड़ा, जैसे कि महादेव, देवों के देव महादेव, मतलब बहुत बड़े देवता। या इसी प्रकार से महाप्राण की बात है तो महादेव, बहुत बड़े की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से हवा अधिक मात्रा में निकले, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से हवा अधिक मात्रा में बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। दोस्तों समझिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों को एक सटीक फॉर्मूले के साथ आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला जो हमने लिख दिया है, यहाँ से आपको कभी भी इस अल्प प्राण और महाप्राण को छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। देखिएगा, ऊपर मैंने लिखा है अल्प और नीचे लिखा है मैंने महा, ऊपर लिखा है अल्प प्राण और नीचे लिखा हुआ है हमारा महाप्राण। कि इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण, जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं वो अल्प प्राण में आती हैं और नीचे जो संख्याएं लिखी हैं वो किस में आती हैं, महाप्राण में आती हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। देखिए अल्टरनेटिंग जो सिस्टम है इसका, उसी की यानी पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर। इसके बाद जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं यानी कि या, रा, लावा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण में क्या क्या आएगा,
ऊष्म व्यंजन, जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 ही हैं। कौन से हैं? शा 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 और हा। ध्यान रखना, घोष और अघोष में हा जो है वो अपवाद में था, हा ऊपर था, और इसमें क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण में हा क्या कहाँ है? नीचे है। और एक चीज और विशेष ध्यान रखना, अल्प प्राण और महाप्राण में स्वरों का उल्लेख नहीं किया गया है। अल्प प्राण और महाप्राण में स्वरों का उल्लेख नहीं किया गया है। जो आपके सामने हमने इस फॉर्मूले को लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको एक क्वेश्चन को बता दे रहे हैं कि कैसे आप करोगे। जैसे कि हम ये संख्याएं क्या है इसको बता दें। प्रत्येक जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं उनका प्रत्येक अक्षर अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। अल्टरनेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम का वर्ग को लेते हैं तो का पहला अक्षर अल्प, फिर खा, फिर गा, घा और डा। ऊपर वाले जो भी अक्षर हैं जी हमारे क्या हैं? अल्प प्राण में है, और नीचे वाले जो अक्षर हैं या शब्द हैं वर्ड हैं, इनको हम कहते हैं महाप्राण में। इसके बाद का वर्ग हो गया। इसके बाद चा वर्ग की बात करें तो चा, छा, जा, झा, वा, ये क्या हो गए? अब यहाँ से आपको ऊपर वाली संख्या अल्प प्राण में दिख गई और नीचे वाली महाप्राण में। इसी प्रकार से हमारा टा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग भी आ जाएगा। सेम यही करना है। अंतस्थ व्यंजन के लिए आपको क्या करना है? या, रा, लावा को भी साथ ले लेना है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन इसमें क्या क्या है? शा, शा और शा और हा। ये हमारा जो लेक्चर है अल्प प्राण और महाप्राण यानी कि वर्णमाला का पूरा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर व्याख्यान करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हिंदी का ही होगा हमारा, वो होगा हमारा शब्द, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है। स्वर के बाद व्यंजन, स्वर, व्यंजन के बाद हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, इसके अलावा घोष, अघोष, सघोष, उसके बाद स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और उसका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया है आपको क्लियर कराने का। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में करके जो भी कोई कमी दिखे उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हिंदी का ही होगा आपके साथ, वो होगा हमारा शब्दों से रिलेटेड। शब्द कितने होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे अच्छे से समझाने के, बहुत ही सरल माध्यम से, जिसको आप कोई भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं जाओ तो आप एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारी की सारी टेंशन दिमाग से निकल जाए। टेंशन फ्री होकर आप